after the discussion of all the heads of the income, now the next topic or the chapter which we can call it as, that is a aggregation of the income. Now in case of the aggregation of income, or we can call it as what income is deemed to be the income of the assessee, deemed to be the income of the assessee, और क्लबिंग ऑफ इनकम. इसी चैप्टर के हमारे पास 3 नाम हैं. कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और कभी वो एग्रीगेशन ऑफ इनकम, कभी व्हाट आर द डिफरेंट इनकम्स विच आर डीम्ड टू द इनकम ऑफ द assessee, डीम्ड इनकम जिसको बोलते हैं हम, और क्लबिंग ऑफ द इनकम सेक्शन 60 to 65. और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होता है कि ये एग्रीगेशन का है, ये क्लबिंग का है, ये डीम्ड इनकम का है. इसलिए मैंने तीनों नाम जो है आपके टॉपिक के सामने लिख दिए कि ये है क्या चीज है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में जो है हम यहां पे डिस्कशन करेंगे. ओके, नॉर्मली होता क्या है, देखिए, ए पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम बिलोंगिंग टू हिम. राइट, जो भी उसकी इनकम होगी उसी के ऊपर वो टैक्स पे करेगा. और वो दूसरों की इनकम के ऊपर जो है टैक्स पे क्यों करेगा? सो दैट्स व्हाई ए पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बिलोंगिंग टू हिम, नॉट ऑन इनकम बिलोंगिंग टू अदर्स. जो इनकम दूसरे से बिलोंग करती है उसके ऊपर वो टैक्स क्यों पे करेगा? हाउएवर, under Income Tax Act 1961 there are certain provisions as per which, अब इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें लीगली जो है वो इनकम किसी एक पर्सन से बिलोंग करती है, लेकिन वो दूसरे पर्सन की टोटल इनकम का पार्ट बन जाती है. So there are certain provisions as per which an income, though legally belonging to one person, is to be included in the total income of other person. लीगली उसी की इनकम है, लेकिन जब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो टोटल इनकम जो है वो दूसरे की इनकम की में इंक्लूड की जाती है. और ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 60 to 65 के अंदर दे रखे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. तो यही तो चीज है कि जो अभी तक हमने, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ये तो डिस्कस कर लें कि हमने अभी तक डिस्कस क्या किया है और हम पहुंचे कहां पे हैं. तो इसको मैंने एक ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम फनल के थ्रू जो है वो आपको समझाने की कोशिश है. फनल तो समझते हैं ना, कीप होती है. ये देखिए कीप क्या होती है, जिसका मुंह ऊपर से खुला होता है, नीचे जो है आकर के बिल्कुल, ये देखिए उसकी विड्थ जो कम हो जाती है. राइट, उसी को हम ये देखो कीप बोलते हैं ना, कीप हिंदी में कीप बोलते हैं उसको. तो ग्रॉस टोटल इनकम फनल जो है, फिर फिल्टर होकर के, देखिए यहां से फिल्टर होकर के जाता है ना. अब मान लीजिए कि कोई भी आइटम अगर आपने तंग मुंह वाले उसमें डालनी है तो उसके लिए हमें फनल का यूज करना पड़ता है. तो देखिए अब हम फनल का यूज करेंगे. देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस. क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि वही तो हमारा डिटरमाइन करता है स्कोप ऑफ द इनकम, कि कौन सी इनकम उसकी इनकम का पार्ट बनेगी और कौन सी इनकम उसकी का पार्ट नहीं बनेगी. वो तो हमने वहां डिस्कस किया था. तो फिर कौन से प्रोविजन आ गए? बिल्कुल. उसके बाद हमने एक्सक्लूशन, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं था, उसको हमने डिस्कस किया था एग्जम्प्ट इनकम्स, और साथ में हम उसको बोल सकते थे एग्रीकल्चरल इनकम्स. राइट, फिर हमने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम अंडर 5 हेड्स, टैक्स का पंजा, और 5 हेड्स में हमने कंप्यूट करने की कोशिश करी, जिसमें हमने सैलरी डिस्कस किया, हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस किया, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. राइट, तो इस तरह से हमने कंप्यूट करके सारे सेक्शंस के अंडर जो है, हमने कहा था कि एयर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं. और जब हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली तो उसके बाद हम चल पड़े क्लबिंग ऑफ इनकम की तरफ को. तो अभी आपको पता चल रहा होगा फनल में हम है कहां, जैसे यही तो सिलेबस है हमारा. और क्लबिंग ऑफ इनकम में हम क्या क्या करते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम तो एक हेडिंग है, उसमें हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम करते हैं और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करते हैं. अब आपको जो हेडिंग है वो समझ आ रहा होगा कि ये जो एग्रीगेशन ऑफ द इनकम
क्या लिखा है, व्हाट इनकम इज डीम्ड टू द इनकम एसएससी और क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम जो मैंने नीचे लिखा है वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज द मेन हेडिंग। और मेन हेडिंग में हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस के 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उस टाइम मैं फिर आपको फनल के बारे में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए बता रहा हूं कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चला जाऊं। अब उसके बाद क्या है कि जब आप यहां तक प्रोसेस कर लेते हैं तो इसमें से निकल के क्या आता है, सर इसके निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई जिसको बोलते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर हम उसकी करते हैं क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट फिल्टर होकर के आया वो आया ग्रॉस टोटल इनकम। और सर फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम डिडक्शंस देते हैं 80C to 80U, तब जाकर के मेरे पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम, तो कईयों स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि जीटीआई और टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का मतलब होता है टैक्सेबल इनकम, जो अब तैयार है टैक्स लगाने के लिए, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तैयार है। तो देखिए इसकी के थ्रू हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अब हमारे पास जो डिस्कशन के लिए बचा है वो क्या बचा है। तो अब हमारे पास, और क्योंकि आपको है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में हमें सारे स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे, जो एक पूरा चैप्टर, और ये जो आपका प्रैक्टिकल भी होगा वो भी इसी के थ्रू, इसी के ऊपर होगा। जब भी अगर आपने किसी की रिटर्न फाइल करनी होगी तो इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया जी, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम फनल, ये हमारे पास फनल की शेप बनी है ना शेप, ओके। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कशन करी, तो अब हम कहां पहुंचे हैं, यहां पे पहुंचे हैं। तो अब हम एग्रीगेशन, सेट ऑफ, और सीधा कहां चले जाएंगे, डिडक्शंस के ऊपर, और आपका इनकम टैक्स जो है एक तरह से, क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, तो वहां तक हमारी डिस्कशन हो जाएगी। तो अब हमारा बहुत कम सिलेबस जो है वो रहा है। देखिए यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अभी तक जो हमने डिस्कशन करी उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेड ऑफ द इनकम्स। सर हमने तो यहां ये पढ़ा कि इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हाउ टू कंप्यूट द इनकम। हम इसमें सेक्शन लगाते थे, कौन सी इनकम आएगी, कौन सी नहीं आएगी, वो कौन सी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, कौन सी जो है यहां नहीं जा रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। यही तो था आपका मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो फिर ये क्लबिंग ऑफ इनकम का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो क्लबिंग ऑफ इनकम की ये बातें मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। इंडिया में क्या है जी, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है, यानी कि जो अमीर है, जिसकी ज्यादा इनकम है, उसको ज्यादा रेट ऑफ टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है। जो गरीब है, उसको, जिसकी इनकम कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव रेट। मैं अमीर और गरीब में वैसे यूज कर रहा हूं, कोई इनकम टैक्स में ऐसा कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको एक प्रोग्रेसिव वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा था। सो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है। जब प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है तो आपने देखा कि वेरियस स्लैब्स ऑफ इनकम्स है, टैक्स के भी जो है वो, इसका मतलब है वेरियस स्लैब्स ऑफ इनकम होगी जब प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है। तो जब स्लैब्स ऑफ इनकम जैसे 2.5 लाख तक नील है जी, 2.5 लाख से 5 लाख है, 5 से 10 लाख है, 10 से ऊपर है, इस तरह से हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्लैब्स ऑफ इनकम्स हैं। जब डिफरेंट स्लैब्स ऑफ द इनकम है तो अब क्या करता है, एक पर्सन जो है अपनी इनकम को डिफरेंट उसमें स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट ऑफ द वन इनकम अमंग डिफरेंट पर्संस, ठीक है जी। वो क्या कर देता है, अपनी इनकम को स्प्लिट कर देता है और डिफरेंट पर्संस में बांट देता है, ओके। अब यहां पे तो हमने क्या पढ़ा था, ये बातें मैं अब आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएंगी, ये वाली बात है। अब क्लबिंग ऑफ इनकम में हम ये क्या करते हैं कि यहां तो हमने ये देखा कि जी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, हाउ टू कंप्यूट द इनकम। लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम बोलता है कि ये तो हेड के अंडर तो आपने इनकम ले ली, लेकिन भाई ये बताओ कि ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, इन हुज हैंड सच इनकम इज टैक्सेबल, इन हुज हैंड सच इनकम इज टैक्सेबल। और जो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है, किसका, क्लबिंग ऑफ इनकम का।
और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू स्टॉप टैक्स अवॉइडेंस। सर हमें नहीं ये पता चल रहा ये क्या चीज है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, अभी दिक्कत, अभी आप बिल्कुल नए हैं, लग जाएगा पता आपको। आप एकदम से बोलोगे अच्छा ये ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है, ओके। तो इनको पढ़ने से पहले ये स्टॉप ऑफ टैक्स अवॉइडेंस और ये क्या चीज है, ये प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है, वेरियस स्लैब्स ऑफ इनकम है, स्प्लिट ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट पर्संस है, ये बातें आपको अभी समझ आएंगी थोड़ी देर में। देखिए अब मैं आपको ये पास एक सिचुएशन लेके चलता हूं, ठीक है जी। क्या सिचुएशन है, ये है जी मिस्टर ए, उनकी जो टोटल इनकम है वो 6 लाख रुपए है, ठीक है जी। टोटल इनकम बोल रहा हूं, अब टोटल इनकम आप समझते हैं, टोटल का होता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करती है, ये फनल से हमने समझाया अभी। तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में आपने कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो मिस्टर ए की टोटल इनकम है 6 लाख रुपए। अब अगर मान लो इसकी 6 लाख रुपए है, तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इंडिया में 6 लाख रुपए में अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है उसमें हमारे जो टैक्स रेट्स हैं, अगर कोई इंडिविजुअल है उस केस में क्या है सर, 2.5 लाख रुपए तक उसकी इनकम जो है नील है। तो 6 लाख रुपए के ऊपर अगर आपने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी तो हमने क्या लगाया, टैक्स स्लैब्स, ठीक है जी। अच्छा 2.5 लाख तक जिसकी इनकम है नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के हिसाब से बीच का कितना बन गया 250 का 5% कितना हो गया 12,500। अब उनकी 6 लाख है तो 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 6 लाख तक 20% के हिसाब से सिर्फ 20,000 बनता है। तो इस तरह से उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है 32,500। देखो ये 1 2 3 स्लैब रेट्स आपके सामने आ गए, एक 5%, एक 20%, एक नील आ गया। लोग इसी का तो फायदा उठाते हैं। उसके बाद मैंने आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो नहीं लिया है वैसे, क्योंकि मेरा सिंबॉलिक था कैलकुलेशन करना। अब मान लो अगर मिस्टर ए की 6 लाख रुपए की इनकम है तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 32,500। अब वो क्या करना चाहते हैं कि वो कहते हैं मैं इस टैक्स नहीं करूंगा, मैं टैक्स प्लानिंग करूंगा। अब आपको टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में बता रहा हूं। टैक्स प्लानिंग करके जो लीगली टैक्स प्लानिंग होती है वो करके अगर आप टैक्स को कम करते हैं तो उसको हम टैक्स इवेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो उसको अवॉइडेंस करते हैं। देखिए क्या किया उन्होंने, अब इनकम टैक्स से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, टोटल इनकम जो मिस्टर ए की 6 लाख रुपए थी उन्होंने उसमें से 2 लाख जो उनके दोस्त थे मिस्टर बी और मिस्टर सी, उन दोनों को ट्रांसफर कर दी। अब ट्रांसफर का मतलब ये मत कैपिटल गेन वाला ट्रांसफर मत समझ लेना। ट्रांसफर का मीनिंग मैंने आपको तभी बताया कि इसका मतलब इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या कर ली, कोई सेटलमेंट कर ली, या उनके बीच कोई ट्रस्ट कर लिया उनके ऊपर, या उनके बीच में कोई एग्रीमेंट कर लिया, या उनके बीच कोई अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट करके जो है उनको ट्रांसफर कर लिया, ठीक है जी। तो ट्रांसफर का मतलब समझ गए, ट्रांसफर का मतलब सेटलमेंट, ट्रस्ट, एग्रीमेंट और अरेंजमेंट जो भी हो सकता है। तो इसको कैपिटल गेन का ट्रांसफर मत समझिएगा। अच्छा उन्होंने क्या किया कि 6 लाख की इनकम को मिस्टर बी को कहा कि ये लो जी 2 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं और 2 लाख रुपए की इनकम जो है वो आपको दे रहे हैं। मतलब को सेटलमेंट, ट्रस्ट, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट के अंदर जो है उन्होंने ये काम कर लिया। ओके, जब मिस्टर बी को 2 लाख ट्रांसफर कर दिए, मिस्टर सी को 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इन टोटल 4 लाख जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो 6 लाख में से 4 लाख माइनस हो गया। अब इसकी टोटल इनकम कितनी रहेगी, 2 लाख रुपए। ओके, मिस्टर बी जिसकी की इससे पहले जो थी वो 0 इनकम थी, और मिस्टर सी जिसकी इनकम भी क्या थी, 0 इनकम थी। अब उनकी इनकम कितनी बन गई, 2 लाख रुपए। इसकी इनकम कितनी बन गई, 2 लाख रुपए। और आपको पता है कि अभी भी आपने कहा कि सर 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता, तो 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना बनेगा सर, 0। सी की इनकम भी कितनी है, 2 लाख रुपए, इसकी भी इनकम कितनी बन जाएगी सर, 0। और अब बताना मुझे मिस्टर ए की इनकम कितनी बची, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना हो गया, 0। बताओ जी, कहां पे उसको 32,500 टैक्स लग रहा था और उसने ऐसा टैक्स अवॉइडेंस किया, ऐसा टैक्स की चोरी की, ऐसा उसने अरेंजमेंट किया, ऐसी उसने सेटलमेंट की, ऐसा उसने एग्रीमेंट किया डिफरेंट पर्संस के द्वारा थ्रू, कि उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो 0। अब बाद में क्या करेगा, वो बोलेगा ला मेरी इनकम, ला मेरी इनकम, ला मेरी इनकम। ठीक है, तो अल्टीमेटली नाउ द इनकम ट्रांसफर टू मिस्टर बी एंड मिस्टर बी
मिस्टर बी एज वेल मिस्टर सी। इस चीज को रोकने के लिए क्या लाए गए? ये प्रोविजन लगाए गए। किसके प्रोविजन लगाए गए? क्लबिंग ऑफ इनकम के। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है, क्लब का मतलब होता है ऐड करना। ऐड करने का मतलब हुआ, अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इनकम तो आ गई 6 लाख रुपए की, बट इन हुज हैंड सच इनकम इज टैक्सेबल। और अब आपको ये समझ आ गया, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स हो गया क्योंकि वेरियस स्लैब्स ऑफ इनकम्स हैं। अब उस इनकम को उसने क्या कर दिया? स्प्लिट ऑफ वन इनकम अमंग द डिफरेंट पर्संस। डिफरेंट पर्संस में उसने अपनी इनकम को स्प्लिट करके जो है वो इधर से उधर करके जो 32,500 की टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो क्या बना दी? 0 बना दी। तो अब इस सेक्शन 60 से लेकर के 65 तक क्लबिंग ऑफ इनकम में उसने कहा भाई देखो, अगर आप ऐसा काम करते हो, ऐसी टैक्स अवॉइडेंस करते हो, तो उसको रोकने के लिए ये प्रोविजन लाए गए हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के। तो कहता कि अगर आपने ऐसा किया है, नाउ द इनकम ट्रांसफर टू मिस्टर बी एंड मिस्टर सी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। उसके हाथ में एक क्लब हो जाएगी, यानी कि एडिड बैक हो जाएगी, एडिड बैक हो जाएगी। अब देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होगा। अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। पहले मिस्टर ए की इनकम कितनी आई जी? 2 लाख रुपए प्लस क्लब्ड इनकम, यानी कि एडिड बैक जो स्प्लिट करके बांट दी थी। चाहे लीगली वो किसकी है? बी की है, सी की है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होगा। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या करूंगा? मिस्टर बी को जो मैंने इनकम ट्रांसफर करी थी वो भी उसकी एडिड बैक हो जाएगी, मिस्टर सी की इनकम जो उसको ट्रांसफर करी थी वो भी एडिड बैक हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा? प्लस क्लब्ड इनकम। मिस्टर बी की 2 लाख रुपए, मिस्टर सी की 2 लाख रुपए, 4 लाख इसमें ऐड हो गया। अब उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? 6 लाख रुपए। ले भाई, कर ले स्प्लिट और कर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, लेकिन क्लबिंग के प्रोविजन तेरे को नहीं छोड़ेंगे। क्लबिंग के तो अब बताओ कि अब दोबारा से अगर वो ऐसा कर भी लेगा तो क्लबिंग के प्रोविजन से नहीं बचेगा। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने भी ऐसे कुछ एक प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर अब चाहे लीगली दिस इनकम बिलोंग्स टू बी एंड सी बट टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ ए, ए के हाथ में टैक्स्ड होगी, चाहे वो लीगली किसकी है? बी और सी की है, क्योंकि उसने कोशिश करी है टैक्स अवॉइडेंस करने की। तो अब मुझे लगता है कि ये अब आपको बात समझ आएगी कि नॉर्मली ए पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बिलोंगिंग टू हिम, नॉट ऑन इनकम बिलोंगिंग टू अदर्स। ठीक है। हाउएवर, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 there are certain provisions as per which an income though legally belonging to one person is to be included in the total income of other person। तो यहां पे लीगली किसकी थी? बी और सी की थी, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी इनकम में ऐड कर दी? मिस्टर ए की इनकम में ऐड कर दी गई, और फिर उसके ऊपर जो है वो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की गई। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लबिंग बोलते हैं। एडिड बैक जिसको बोलते हैं, उसको एडिड बैक कर दिया जाता है। इसीलिए हेडिंग क्या दिया था जी? व्हाट इनकम इज डीम्ड टू द इनकम ऑफ द असेसी। वो तो कहता है जी ये तो मेरी इनकम नहीं है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं काका, ये तेरी नहीं, तेरी ही इनकम है, क्योंकि तूने तो इसको कोशिश क्या करी थी? इसको अवॉइड करने की कोशिश करी है। ये तो अगर क्लबिंग ऑफ, देखो अब अगर ये क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन नहीं होता तो ये निकल गया था। तो इसने क्या किया था? गवर्नमेंट को चूना लगा दिया था ना, 32,500 रुपए का जो टैक्स बनता था वो नहीं मिलता। लेकिन अब क्या हुआ? जब क्लबिंग की तो दोबारा से इनकम जो इसने ये सारा ताम झाम जोड़ा हुआ था, वो दोबारा से जब क्लबिंग की तो 2 लाख की जगह अब उसकी इनकम कितनी हो गई? 6 लाख रुपए हो गई। अगर 6 लाख रुपए की इनकम इसकी अगर हो गई है तो दोबारा से वो टैक्स कितना देगा? 32,500। तो दिस इज टू बी नोन हियर एज क्लबिंग ऑफ इनकम। These provisions are to be called here as clubbing of income। मुझे लगता है कि अब आपको clubbing of income, aggregation of the income and what income is deemed to be income of the assessee कुछ समझ आ गई होगी। ओके, देखिए तो ये जो सेक्शन अभी तक जो हमने डिस्कशन करी, अब इसको हम नट एंड शेल में जो है ब्लैक एंड व्हाइट में बांट देते हैं, आपको उतार देते हैं। देखिए, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोविजंस अंडर सेक्शन 60 to 65। अब तो आपको जल्दी समझ आएगा। अभी हमने आपको बात करी कि अगर हायर इनकम है तो हायर टैक्स रेट स्लैब में आप आओगे।
अगर हायर टैक्स स्लैब में आओगे तो हायर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पे करोगे। अब 2.5 लाख थे तो नील थी, 2.5 से 5 गए तो 5%, 5 से ऊपर गए 10 तक तो 20%, 20 से ऊपर गए तो 30%। बताओ जी, तो जब हायर टैक्स रेट स्लैब होगी तो हायर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स होगा। एंड व्हाट दिस प्रॉम्प्ट एसएससी, दिस प्रॉम्प्ट एसएससी, अब वो सोचने, अब आपकी जॉब जेब में अगर 1 लाख रुपए दे दिया जाए, फिर बोला जाए ला 30,000 रुपए, तो वो निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 10 बहाने लगाएंगे। तो वैसे ही वो क्या करेगा, दिस प्रॉम्प्ट एसएससी क्या करता है, शिफ्ट देयर इनकम बर्डन टू अदर पर्संस। वो कोशिश करता है कि अपनी इनकम का जो बर्डन है वो दूसरे पर्सन को दे दिया जाए। जैसे मैंने अभी आपको पीछे वाले इंस्टांस में बताया, बी और सी को उसने अपना इनकम जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करी। उससे क्या होगा, देयर बाई ब्रिंगिंग डाउन देयर ओन टैक्स लाइबिलिटी, जिसकी वजह से वो नीचे की उसकी इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसे वहां 32,500 से हम वो कहां आ गया था, 0। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कंसीडर्ड एज अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। समझ आ गई जी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है। लेकिन सेक्शन 60 to 65 एम टू सेट राइट दिस मिसचीफ, जो ये मजाक बना के रखा हुआ था उसको खत्म करने के लिए उसने सेक्शन 65 to 60 लगा दिया गया, जिसने ये छोटी मोटी जो गलती कर रहा है, सेट राइट दिस मिसचीफ। समझते हो ना आप, मिसचीफ, ओके, जिसका हंसी का पात्र जो बन जाता है उसको सीधा करने के लिए। सो अंडर दीज प्रोविजंस सर्टेन इनकम्स दो लीगली डाइवर्टेड टू अदर पर्सन, बताया ना आपको, ए ने किसको डाइवर्ट की थी, बी और सी को, are included in the total income of the assessee and are thus charged to tax in his hands। और मैंने आपको अभी बताया किसके हाथ में टैक्सेबल हुई, ए के हाथ में टैक्सेबल हुई, बी और सी के हाथ में टैक्सेबल नहीं हुई। बस इसी सारे प्रोविजंस, इस सबका जो पर्पस था वो किसके थ्रू सॉल्व किया हमने, क्लबिंग ऑफ इनकम के थ्रू सॉल्व किया। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है, ओके। तो चलिए जी अब हम सेक्शन 60 की तरफ को बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सेक्शन 60 क्या कहती है, अब क्लबिंग एग्रीगेशन ऑफ द इनकम में हमारे पास चलती है सेक्शन 60। तो हमने कहा था 60 to 65, तो सेक्शन 60 की तरफ को चलते हैं। व्हेन इज इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स डीम टू बी द इनकम ऑफ द असेसी, डीम टू द इनकम ऑफ असेसी। ये आपको हमने मेन हेडिंग अभी नहीं समझ आ रहेगा, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आपको। देखिए सेक्शन 60 क्या बोलता है, कहता है 2 पार्टीज होंगी, एक होगा ट्रांसफर ऑफ द इनकम, और अब इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर इज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। इनकम ट्रांसफर होगी लेकिन जिस अभी बता दिया वो अराइजिंग फ्रॉम सर्टन एसेट्स, अराइजिंग फ्रॉम सर्टन एसेट्स। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है डिवेंचर से, ठीक है जी, तो यहां इंटरेस्ट क्या हुआ, इनकम किससे हुई, डिवेंचर से। डिवेंचर क्या माना जाएगा यहां, एसेट। तो यहां पे ट्रांसफर क्या की जा रही है, सिर्फ इनकम ट्रांसफर की जा रही है, एसेट ट्रांसफर नहीं की जा रही है। यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन डिवेंचर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। एक और इंस्टांस बता देता हूं। अब मान लीजिए कि आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, एफडी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। और एफडी इज टू बी नोन हियर एज एसेट। हाँ जी, बात क्लियर होगी। ट्रांसफर ऑफ द इनकम हु वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, और इनकम का मतलब अराइजिंग फ्रॉम सर्टन एसेट, और वो वाली एसेट जो वो ट्रांसफर नहीं की जा रही है, तब अट्रैक्ट क्या करेगा, सेक्शन 60 अट्रैक्ट करेगा, राइट। और यहां पे 2 पार्टीज हैं, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। अब ट्रांसफर क्या कर रहा है, देख लो, ट्रांसफर क्या कर रहा है, ओनली इनकम, ट्रांसफर इनकम, देखना एसेट नहीं, ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर ट्रांसफर इनकम टू ट्रांसफरी, ठीक है जी। अब अगर जैसे x ने ट्रांसफर किया y को, तो x ट्रांसफर हो गया, y ट्रांसफरी हो गया। जिसको ट्रांसफर किया उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी बोलते हैं। सर हमने तो ये अमलगमेशन में भी तो पढ़ा है, आप इतना स्ट्रेस मत दो, वी नो बेटर अबाउट दैट, ओके मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स, ओके। तो अब उसके बाद क्या है, सच ट्रांसफर्ड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर।
देखिए इनकम ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफरी को तो किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए थी? ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन वो बोलता है नहीं, सच ट्रांसफर्ड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। किसके इनकम के साथ क्लब कर दी जाएगी? ट्रांसफर के इनकम के साथ। अब आपको पता है क्लबिंग का मतलब होता है एडिड बैक। अब अगर मान लो 1,000 रुपए इसने इसको ट्रांसफर किए तो 1,000 रुपए इसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे, वो किसकी इनकम के साथ क्लब हो जाएंगे? ट्रांसफर के इनकम के साथ टैक्सेबल हो जाएंगे। तो सर अब तो ऑब्जेक्टिव भी समझ आना शुरू हो गया कि इन हुज हैंड सच इनकम इज टैक्सेबल, किसके हाथ में वो टैक्सेबल होगी? वही तो हम क्लबिंग एग्रीगेशन ऑफ इनकम में पढ़ेंगे, वही तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद है इट डज नॉट मैटर वेदर सच ट्रांसफर इज रेवोकेबल एंड इरेवोकेबल। अभी मैं ये टर्म्स नहीं आपको समझ आएंगी, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा 61, 62 किसके साथ चलेगा? रेवोकेबल ट्रांसफर और इरेवोकेबल ट्रांसफर। पर आपने इतना सा ध्यान रखना है कि वो ट्रांसफर चाहे रेवोकेबल है चाहे इरेवोकेबल है, ये इसमें मैटर नहीं करेगा, बस ट्रांसफर होनी चाहिए, चाहे रेवोकेबल है चाहे इरेवोकेबल। इतना सा बात रखिए। दिस ट्रांसफर कैन बी मेड बाय किसके द्वारा? एनी पर्सन टू एनी पर्सन। अब ये नहीं है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल टू HUF, इंडिविजुअल टू कंपनी, मतलब एनी पर्सन टू एनी पर्सन हो सकता है। सर ये पहले आप ये जो आपने बातें करी इसको पहले प्रूव करके बताओ। अरे हम अपने स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ करेंगे। लो जी प्रूव करके बताते हैं। देखिए ये इंस्टांसेस ऑफ सच ट्रांसफर। X ट्रांसफर्स द इनकम ऑफ ए प्रॉपर्टी, ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, ओन्ड बाई हिम टू द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच ही इज ए मेंबर। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है और X उसका मेंबर है। X ने क्या किया? ट्रांसफर X ने जो इसके पास हाउस प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी से उसको क्या हो रही है? इनकम हो रही है। उस इनकम को उसने किस में ट्रांसफर कर दिया? HUF की। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसके पास है? X के पास ही, HUF नहीं है, ठीक है। X तो इसका मेंबर है। ओके, अब उसने जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई वो किस में ट्रांसफर कर दी? HUF में ट्रांसफर कर दी। और कहता द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन्स विद हिम। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप इसके पास ही रही, सिर्फ क्या ट्रांसफर करी? इनकम, प्रॉपर्टी नहीं, जिससे उसको इनकम हो रही है वो ट्रांसफर नहीं करी। सर ये तो कंडीशन अब समझ आ गई हमें। तो हम क्या लिख रहे हैं अब? प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनली इनकम इज ट्रांसफर्ड, हेंस सेक्शन 60 इज एप्लीकेबल। क्योंकि सेक्शन 60 की कंडीशंस यही थी ना। ये देखो, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट नहीं ट्रांसफर करी, सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी है। अगर इनकम की ट्रांसफर होगी तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 60। अगर 60 है तो क्या होगा? सर दिस इज द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ X, नॉट इन द टोटल इनकम ऑफ HUF। यहां ट्रांसफर कौन है? X है। ट्रांसफरी कौन है? HUF है। तो ये तो HUF के यहां टैक्सेबल होनी चाहिए, पर सेक्शन 60 अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जिस एसेट से उसने इनकम जनरेट करी सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी, एसेट ट्रांसफर नहीं करी। अगर एसेट ट्रांसफर नहीं करी है तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करेगा? सर सेक्शन 60 अट्रैक्ट करेगा। अगर सेक्शन 60 अट्रैक्ट करता है तो सच ट्रांसफर्ड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो वो X की इनकम में टैक्सेबल होगी, ना कि HUF के टैक्सेबल होगी। ये तो सर अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, तो बस उसी को तो हमने अप्लाई किया। अब इंस्टांस क्लियर हुआ, अब थ्योरी भी क्लियर होगी। So hence property is not transferred, income is transferred, section 60 is applicable, so income of property is included in the total income of X, not in the total income of the Hindu undivided family. Sir और बताओ। लो, X assigns his share in a partnership firm to Y। अब क्या हुआ? ये X, Y और Z ये एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें जो था वो X एक पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म है ना, फर्म। अब आपको पता है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। X असाइंस इज शेयर। अब X में का इसका शेयर है। इसने क्या किया? अब जब इसके पास इसका शेयर है तो जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो मिस्टर X को मिलेगा, क्योंकि उसके पास शेयर है। इसने क्या किया? अपना जो शेयर है वो किसको ट्रांसफर कर दिया? Y को ट्रांसफर कर दिया। So X assigns his share in a partnership firm to Y by transferring the share through a trust deed। हाँ जी, अभी आपको बताया जी ऊपर ट्रांसफर
किसके थ्रू? चाहे वो क्या हो सकती है, सेटलमेंट हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट डीड हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, वट एवर इट इज। इसने ट्रस्ट डीड साइन की और वाई को जो है वो अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया। बोलो जी क्या होगा? सर सेक्शन 60 अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं अप्लाई होगी? क्योंकि सर शेयर जो है वो तो उसके सोर्स ऑफ इनकम था, वो तो एसेट थी, उसने तो वही ट्रांसफर कर दी, तो इनकम के साथ वो भी ट्रांसफर कर दी, तो 60 इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो ओके, सेक्शन 60 इज नॉट एप्लीकेबल एज द एसेट फ्रॉम विच इनकम इज डिराइव्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड। और सेक्शन 60 कहां होती है? सिर्फ जहां इनकम हो, सोर्स जिस एसेट से वो इनकम डिराइव की वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और इंस्टांस बताता हूं। एक्स ट्रांसफर डिवेंचर इंटरेस्ट टू वाई। आप बताओ, एक्स ने डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया वाई को। सर ये सेक्शन 60 में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिवेंचर नहीं ट्रांसफर किया, सिर्फ डिवेंचर का इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है। अगर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है तो उस केस में ये भी सर क्लबिंग होगी, तो एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगी, ना कि वाई के हाथ में ये टैक्सेबल होगी। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा उल्टा सा सीधा, एक कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अप्लाई नहीं होता। तो ये इंस्टांस भी अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाते हैं। ये मिस्टर एक्स है और ये मिसिज एक्स है। मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी से वो मालिक है, उसको रेंट मिल रहा है 2 लाख रुपए का, और एक बैंक में एफडी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 2 लाख रुपए, तो इनकी इनकम हो गई 4 लाख रुपए टोटल इनकम। और टोटल इनकम मीन्स टैक्सेबल इनकम, ये सारी मैंने टैक्सेबल इनकम ले रखी है। 4 लाख रुपए के ऊपर आपको पता है कि टैक्स बन गया, क्योंकि सर 2,50,000 रुपए के ऊपर नील है इस टाइम, और 2,50,000 से 5 लाख के ऊपर 5%, तो यहां पे मेरा 4 लाख रुपए है। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए का 5% जो है वो बन गया मेरा 7,500, यानी कि 7,500 सर इसका टैक्स बनता है इस टाइम। ओके, दैट अब लेकिन मिसिज एक्स हाउस प्रॉपर्टी रेंट, कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ओके, अब क्या किया इन्होंने? मिस्टर एक्स ने क्या किया कि जो हाउस प्रॉपर्टी थी उस हाउस प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे दिया, किसको? मिसिज एक्स को। ठीक है, या रेंट जो है वो क्या कर दिया? गिफ्ट दे दिया मिसिज एक्स को। तो वो जो 2 लाख रुपए ऊपर था, अब वो 2 लाख किसका बन गया? मिसिज एक्स का। इसके पास सिर्फ क्या रह गया? बैंक इंटरेस्ट रह गया। और मिसिज एक्स की इनकम अब किसकी होगी? 2 लाख रुपए की इनकम होगी। आप बताओ जी, सेक्शन 60 अप्लाई होगा? मान लो मैं इंटरेस्ट ही बोलता हूं, यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, तो क्या 60 एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उनका ब्लड रिलेशन है। दिस इज इन केस ऑफ ब्लड रिलेशन, क्योंकि गिफ्ट किसके अंडर है? ब्लड रिलेशन में है। तो जब ब्लड रिलेशन में होगा तो सेक्शन 60 जो है यहां अप्लाई नहीं होगा। एक और चीज मैंने आपको यहां पे ऐड करवा दी। तो यहां पे आप क्या होगा? 2 लाख रुपए की इसकी इनकम मानी जाएगी, यहां क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। 2 लाख 2 लाख क्या होगा? 0, यहां 2 लाख 2 लाख, तो क्या होगा? 2.5 लाख तक इसकी इनकम नहीं है, 2.5 लाख तक इसकी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स क्या हो गया? नील हो गया। तो यहां पे भी सेक्शन 60 अप्लाई नहीं है, क्योंकि यहां पे अब क्या है? कौन सी टर्म में आ गया? ये रिलेटिव, जो कि हमने गिफ्ट में डिस्कस किया था। तो वहां भी अब आपके सेक्शन 60 जो है अप्लाई नहीं होगा, वहां पे आपके पास वो गिफ्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। हाँ जी, तो अब उसके बाद अब हमारी जो, अब मुझे लगता है सेक्शन 60 आपका हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है। तो अब हमें एक नई बात यहां से और निकल के आई, क्योंकि इसमें बोला है इट डज नॉट मैटर वेदर सच ट्रांसफर इज रेवोकेबल एंड इरेवोकेबल। इसका मतलब है कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किसके ऊपर होगा? रेवोकेबल ट्रांसफर और इरेवोकेबल ट्रांसफर के केस में हमारे जो क्लबिंग के प्रोविजंस हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लबिंग के प्रोविजंस हैं वो चलते हैं सेक्शन 60 टू 65। तो आज हमने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ी है, दैट इज सेक्शन 60। और सेक्शन 60 में हमने क्या पढ़ा? व्हेन इज इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अब समझ आ गया जी? When is income transferred without transfer of asset deemed to be the income of the assessee? यानी कि क्लबिंग के प्रोविजंस जो है वो कब जो है वो अप्लाई होंगे। आई होप
कि अब आज आपको एग्रीगेशन ऑफ इनकम और साथ में सेक्शन 60 का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया।